तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेल, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और एक बड़े ही फैसिनेटिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियंस। अगर आप इस वक्त अपने स्कूल के 11th या 12th स्टैंडर्ड के अंदर हैं या फिर उससे आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को बनाने में लग चुके हैं, तो ऐसे में तो आपको ब्रेन ड्रेन जैसे इस टर्म का मतलब खूब पता होगा। लेकिन अगर आपने कभी भी इसका नाम नहीं सुना है, देन मैं आपको जल्दी से इसका एक बेसिक और आसान मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ब्रेन ड्रेन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मंकी डी लूफी नाम के एक बच्चे ने ए नाम के एक देश के अंदर पढ़ाई की, अपनी पूरी जिंदगी की हर एक चीज ए देश के अंदर ही रहकर सीखी और ए देश में ही रहते हुए उसने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि अब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपनी जिंदगी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर हाइट को अचीव करे और कुल मिलाकर अपने ए देश को बढ़ाने में मदद करे। लेकिन ए देश के अंदर सब कुछ सीखने और अपनी जिंदगी बिताने के बाद जब देश में रहकर अपनी जिंदगी बनाने और काम करने का मौका आया, तो हमारे मंकी डी लूफी भैया ने बोला कि भाई ए देश तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बी देश में जाकर वहां काम करना है। अब क्योंकि मंकी डी लूफी एक इंडिविजुअल पर्सन है, इसीलिए उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है ये पूरी तरह से उनकी चॉइस है। लेकिन एक देश के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मंकी डी लूफी ने अपनी जिंदगी की हर एक चीज ए देश में रहकर ही सीखी थी, इसीलिए उसे ए देश में ही रहकर उसकी ग्रोथ का पार्ट बनना चाहिए था। लेकिन सब कुछ सीख साख कर हमारे भाई तो चले गए बी देश में, और उनके इसी माइग्रेशन को एक देश के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। क्योंकि कुल मिलाकर ए देश का ब्रेन बी देश में जाकर बह गया, यानी बह गया मतलब चला गया। अब सालों से सुनते आ रहे हैं कि इंडियन डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन हो गया, वो देखो अब इंडियन इंजीनियर्स का भी ब्रेन ड्रेन हो गया। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एनिमेटर्स और इंडियन आर्टिस्ट को लेकर होने वाले ब्रेन ड्रेन के बारे में। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको मेरी जिंदगी का एक किस्सा सुनाता हूँ। इस किस्से की कहानी में एक शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत भी है। तो ये बात है अब से कुछ साल पहले की, जब मैंने ऑफिशियली 3D एनिमेशन की पढ़ाई शुरू की थी। जहाँ मेरी क्लासेस लगा करती थी वो एक फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट था, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हमेशा मौजूद रहते थे। कोई वहाँ VFX की पढ़ाई कर रहा था, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो कोई 3D एनिमेशन की। अब वहाँ पे जो क्लासेस का फॉर्मेट होता था वो हर एक सॉफ्टवेयर और उसके इंडस्ट्री सेशंस का ऑलमोस्ट सेम था। जैसे किसी स्कूल या कॉलेज में क्लासेस लगती है, वहाँ पे भी वैसे ही क्लासेस होती थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर किसी बैच के कोर्स में फोटोशॉप का पार्ट चल रहा है, तो क्लास में एक फोटोशॉप के टीचर आते थे जो कि हर एक क्लास में बेसिक टू इंटरमीडिएट कई सारी चीजों के ऊपर क्लास लेते थे। और हर एक कोर्स एंड उसके सॉफ्टवेयर की क्लास का कुछ ये फॉर्मेट होता था कि मान लीजिए आज फोटोशॉप की क्लास है, जिसके अंदर टीचर पेन टूल एंड वेक्टर शेप्स के ऊपर कुछ पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने क्लास में चल रहे टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया और क्लास को एंड कर दिया। जिसके बाद उन टीचर ने वो जो प्रोजेक्ट बनाया था वो उसको एक मेन सर्वर के थ्रू एक लैब कंप्यूटर के ऊपर सेंड करेंगे। जिसके बाद अगर क्लास में से किसी को टीचर की बनाई वो फाइल चाहिए, तो वो उस मेन सर्वर कंप्यूटर से उस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। और ऐसा इसीलिए किया जाता था क्योंकि अगर आज की क्लास में कुछ पढ़ाया है, तो हर एक स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में उन्हीं सेम मेथड्स का यूज करके खुद से कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता था और एज अ स्टूडेंट वर्क प्रोजेक्ट उसे टीचर के साथ डिस्कस करना होता था। और ऐसा करने में टीचर की बनाई वो प्रीवियस फाइल एज अ रेफरेंस या फिर एक हेल्प के तरीके से स्टूडेंट्स को मदद करती थी। अब नेक्स्ट क्लास के टाइम प्रीवियस क्लास में पढ़ाई हुई चीजों के ऊपर फाइल बनाकर स्टूडेंट्स आते थे और अपनी बनाई हुई फाइल्स को उसी मेन सर्वर कंप्यूटर के ऊपर कॉपी कर देते थे, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर टीचर उनकी फाइल को चेक कर सके और वो स्टूडेंट अपने उस वर्क प्रोजेक्ट को लेकर टीचर के साथ कोई हेल्प अगर चाहिए तो वो उसे डिस्कस कर सके। तो इसी तरह से वो 3D एनिमेशन की क्लास जिसके अंदर मैं था, उसमें एक दिन हमारे टीचर ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया जिसे हमें नेक्स्ट क्लास में अपने खुद के आइडियाज के अकॉर्डिंग बनाकर लाना था। तो जब मेरी अगली क्लास का टाइम हुआ, मैं पहुंच गया उसी मेन सर्वर कंप्यूटर पर अपनी फाइल के साथ। अब क्योंकि 3D एनिमेशन एक हैवी वर्क पाइपलाइन को फॉलो करता है, इसीलिए मेरी फाइल ऑलमोस्ट 2.5 GB की थी, जिसे मैंने कॉपी तो लगा दिया, लेकिन सर्वर कंप्यूटर की कम स्पीड की वजह से वो फाइल काफी धीरे ट्रांसफर हो रही थी। इसीलिए वक्त काटने के लिए मैं वहीं साइड में बैठ गया। अब इतने में मेरे पीछे जो गैलरी थी, वहां से दो बंदे आए जिनको उनकी फाइल्स भी सर्वर कंप्यूटर में डालनी थी। लेकिन अब मेरी वजह से उन बेचारों को वेट करना पड़ा और वो दोनों साइड में जाकर बातें करने लगे। अब जहाँ पे वो दोनों खड़े थे, उनके साइड में एक पोस्टर लगा था जिसके अंदर उन प्रीवियस स्टूडेंट्स के नाम थे जिनकी प्लेसमेंट किसी बड़े स्टूडियोज के अंदर हुई है। और बड़े स्टूडियो से मेरा मतलब है इंडिया से बाहर के स्टूडियोज। अब उस पोस्टर को देखकर उन दोनों में से एक बोलने लगा कि यार लाइफ तो ये है, डिज्नी और मार्वल जैसे स्टूडियोज में जॉब और लाइफ सेट। अब इस बात के ऊपर दूसरे लड़के ने पूछा कि भाई तुझे इंडिया और फॉरेन के बीच अगर किसी एक जॉब को चुनना पड़े तो तू किसको चुनेगा। बस इतना सुनते ही उस पहले लड़के ने तुरंत बोला कि भाई मैं बिना सेकंड थॉट के सीधा फॉरेन में कूद जाऊंगा। अब उन दोनों की ये बातें चल रही थी और मैं साइड में बैठा सुन रहा था। इतनी ही देर में मेरा फाइल ट्रांसफर पूरा हुआ और मैं चल पड़ा और मेरी जगह वो दोनों लड़के उनकी फाइल्स को ट्रांसफर करने लगे। जाते जाते मैंने एक बार फिर से उस पोस्टर के ऊपर नजर मारी और देखा कि यार सच में ऑलमोस्ट सारे स्टूडियो जिनका नाम वहाँ लिखा था वो सब फॉरेन स्टूडियोज हैं। उस पोस्टर को देखकर मैं अपनी क्लास में चला गया, लेकिन तब तक मेरे दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि कोई भी इंडियन आर्टिस्ट इंडिया को छोड़कर आखिर बाहर जॉब करने क्यों जाना चाहेगा। आखिर उन फॉरेन स्टूडियोज के अंदर ऐसा क्या है जो कि इंडियन आर्टिस्ट को अट्रैक्ट करता है। बस तब से लेकर आज उस बात को ठीक ठाक वक्त बीत चुका है और मेरे ख्याल से अब मैं इस बात को समझने लगा हूँ कि किसी भी नए और पुराने आर्टिस्ट के लिए एक फॉरेन कंट्री के स्टूडियो या कंपनी में जॉब करना एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी क्यों होती है।
अब अगर सिर्फ एक शब्द के अंदर मुझे इस पूरी बातचीत को निपटाना पड़े तो वो शब्द होगा सक्सेस। मेरे ख्याल से अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सक्सेस एटलीस्ट टॉप 10 में तो होगा ही। बॉलीवुड से लेकर बगल की दुकान वाले अंकलों के झुंड तक कई बार हम सब ने इस शब्द को सुना है, कई बार दूसरों को हमने खुद सुनाया है। लेकिन असल में इस शब्द का मतलब क्या है? क्या बहुत सारे पैसे कमाना ये सक्सेस है? क्या बहुत ही बड़े लेवल की पढ़ाई करना वो सक्सेस है? अरे सरकारी नौकरी ले लो भाई, वही सक्सेस है। हमारे समाज में सक्सेस को लेकर हर एक इंसान के पास उसके अपने विचार और उसकी अपनी डेफिनेशंस हैं। और इसी तरह मेरे लिए भी एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर सक्सेस की एक अलग ही डेफिनेशन है, जो कि है रिकॉग्निशन एंड फ्रीडम। रिकॉग्निशन जिसकी लिमिट जितनी ज्यादा बढ़े उतना सही, और फ्रीडम फिर चाहे फाइनेंशियली हो या फिर खुद के डिसीजंस के ऊपर फ्रीडम हो। एट द एंड इन दोनों चीजों का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। अब मैं ये तो नहीं जानता कि कितने आर्टिस्ट या कितने एनिमेटर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई देख रहा है और उनको लगता है कि मेरी इस डेफिनेशन में कोई कमी है तो मुझे जरूर बताना। पर मेरा पर्सनली हमेशा यही मानना रहेगा कि एक आर्टिस्ट के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत हो सकती है वो है कुछ भी करने और कुछ भी बनाने की फ्रीडम, और उस फ्रीडम के बाद उसके काम को मिली रिकॉग्निशन। और मेरे ख्याल से यही वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट को इंडिया छोड़ देने के बाद बाहर जाकर काम करने पर मजबूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर नई जनरेशन के आर्टिस्ट के लिए कोई भी काम नहीं है। हमारे यहाँ भी कई सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल स्टूडियोज हैं जो कि एनिमेशन से लेकर मूवीज तक और एड से लेकर गेमिंग तक हर एक तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, इतना सब होने के बाद भी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो मेजर टेक्निकल पार्ट है वो सर्विस आउटसोर्सिंग बिजनेस के ऊपर बनाया गया है, जहाँ नए नए आर्टिस्ट क्रिएटिव चीजों के ऊपर काम तो करते हैं, लेकिन उनका वो काम उनके हिसाब से ना होकर किसी बाहरी कंपनी के मुताबिक होता है। अब आप बोलेंगे कि कंपनीज में तो ऐसे ही काम होते हैं, आपकी खुद की मर्जी थोड़ी होती है। वहाँ तो क्लाइंट जो मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। इट्स अ सिंपल गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। वेल, मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी या ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो तो आपको वहाँ के हिसाब से चलना पड़ता है। आई कैन कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। लेकिन असल में मेन प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है वो है स्टार्टिंग विद अ फॉल्स विजन। मैं दूसरे प्रोफेशंस के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अगर एनिमेशन के बारे में बात की जाए तो मेजॉरिटी बेसिस पर जो नए नए स्टूडेंट्स एनिमेशन की पढ़ाई शुरू करते हैं या फिर इस करियर के अंदर आने का मन बनाते हैं, उनके ऐसा करने के पीछे रिसर्च और हैवी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री के बजाय एक सेल्फ क्रिएटेड विजन होता है। शुरू में हर किसी को यही लगता है कि वो नेक्स्ट एवेंजर, नेक्स्ट वन पीस या नेक्स्ट स्टार वॉर जैसा कुछ बनाने वाले हैं। आई मीन इसीलिए तो उन्होंने एनिमेशन की पढ़ाई शुरू की है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के ऊपर काम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्टूडेंट्स इस फील्ड के बारे में सीखने लगते हैं, उन्हें ये बात पता चलने लगती है कि इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं बनता। आई मीन आउटसोर्सिंग सर्विसेज जरूर हैं जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, लेकिन इन होम प्रोजेक्ट्स या फिर उन स्टूडेंट्स के खुद के आइडियाज के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और जब इस तरह की बिहाइंड द सीन बातें उन नए स्टूडेंट्स को पता चलने लगती हैं, तो उनका इस फील्ड से जुड़ा जो एक क्रिएटिव बॉन्ड था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। धीरे धीरे जब वो इंडस्ट्री को लेकर एजुकेट एंड मैच्योर होने लगते हैं, तो उनको ये बात पता चलने लगती है कि एनिमेशन के पीछे की दुनिया उतनी भी रंगीन नहीं जितनी की वो स्क्रीन पर नजर आती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जो आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट आते हैं उनके ऊपर काम करने में मजा नहीं आता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन मूवीज को देखकर वो स्टूडेंट इस फील्ड के अंदर आए थे, अब वो कुल मिलाकर उन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन सालों तक काम करने के बाद दिमाग में फिर से वही बात आती है कि जब काम करना ही बाहर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, तो क्यों ना बाहर जाकर ही काम किया जाए, जहाँ रीच एंड अप्रोच दोनों हमारे यहाँ से ज्यादा है। अब इस बात के ऊपर कुछ लोग बोल सकते हैं कि अपने देश में सब कुछ सीखा और बाहर जाकर काम करने लगे। भाई ये तो धोखे वाली बात हो गई। वेल, ऐसा नहीं है। एनिमेशन के अंदर अब तक का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इस बात को बहुत बार नोटिस किया है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के कई सारे आर्टिस्ट सिर्फ इसीलिए थिएटर्स के अंदर जाकर हॉलीवुड मूवीज को देखते हैं क्योंकि मूवीज के एंड क्रेडिट्स के अंदर उनके जो इंडियन दोस्त जिन्होंने वहां पर जाकर इस मूवी के ऊपर काम किया है, उनके नाम देखने को मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक फॉरेन मूवी के अंदर इंडियन टीम्स के नाम को देखने के बाद एज एन इंडियन आर्टिस्ट जो प्राइड और जो खुशी मिलती है वो बिल्कुल ही लिमिटलेस होती है। और एक आर्टिस्ट की इसी खुशी से पता चलता है कि वो सब अपने खुद के देश के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज और सपोर्ट की कमी की वजह से उन्हें हर बार पीछे ही खड़े रहना पड़ता है। वरना आप सोचिए कि कौन नहीं चाहेगा कि जिन इंडियन आर्टिस्ट का नाम मूवी के एंड में आ रहा हो, वो उनके खुद के देश के बनाए एक क्वालिटी कंटेंट के फ्रंट पे हो जिसे पूरी दुनिया एडमायर कर रही हो। पर शुरुआत और अंत में सपोर्ट ही एक ऐसी चीज है जो कि कम पड़ जाती है। फिर चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो, उसकी जरूरत तो बहुत है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एनिमेशन के अंदर अपना करियर बनाना या फिर एक आर्टिस्ट की तरह से जीना एक पैशन है और पैशन के सामने पैसे मायने नहीं रखते, कई सारे लोग कई सारे नए नए आर्टिस्ट अक्सर ये बात कहते हैं कि इस क्रिएटिव फील्ड में आना उनका पैशन है। भले ही पैसे ज्यादा मिले, कम मिले या फिर मिले ही नहीं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस अपना पैशन फॉलो करना है। अगर किसी स्कूल जाने वाले या फिर किसी एक ऐसे इंसान के दिमाग से इस बात को सोचे जिसने अभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया और उसके ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो पैशन के लिए पैसों को लात मार देना कितनी बैडस बात लगती है। तेरा भाई 10 लाख के पैकेज वाले जॉब में जा सकता था, लेकिन पैशन के लिए उसको छोड़कर आ गया। सुनने में ये बात कितनी कूल लगती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब कंधों के ऊपर जिम्मेदारी और मैच्योरिटी हिट करती है, तब समझ में आता है कि पैशन अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इसे ढंग से नहीं समझा गया तो ये आपकी जिंदगी के कई सारे साल बर्बाद कर देगा। मैं आपको ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। मैंने एनिमेशन की इस फील्ड में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और बहुतों से बात भी की है जो सिर्फ कुछ मूवीज और शोज को देखने के बाद इस फील्ड में करियर बनाने आ गए और उन्होंने इसे पैशन का नाम दे दिया। असल में उन्हें जो वर्ड यूज करना चाहिए था वो पैशन नहीं बल्कि अट्रैक्शन था। उन्होंने बस कुछ मूवीज और शोज को देखा और वो उससे अट्रैक्ट होकर बस ये सोचने लगे कि अब करना तो बस यही है, जबकि असल में पैशनेट तो वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइड्स का भी अनुभव है और कई सारी मुश्किलों के आने के बाद भी वो लोग अभी भी अपने पैशन को पकड़ कर चल रहे हैं। वरना मैंने तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी देखे हैं जिन्होंने उनका एनिमेशन करियर शुरू तो बहुत एनर्जी के साथ किया था, लेकिन रियल वर्ल्ड के रियल एस्पेक्ट्स को देखने के बाद जल्दी ही क्विट भी कर दिया। लेकिन अब अगर फिर से पैशनेट इंडियन आर्टिस्ट की बात करें तो बहुत से लोग कई सालों से इस फील्ड में कुछ नया करने की कोशिश में हैं। लेकिन जब बात अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर आ जाती है तो सैडली हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इस लेवल पर नहीं है जहां हर एक पैशनेट आर्टिस्ट को उनके पैशन और स्किल्स के हिसाब से काम मिले। यहाँ तो ऐसा सीन चल रहा है कि मान लो आपने अप्लाई तो 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट की जॉब के लिए किया था, तो आपको जॉब और सैलरी तो 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट की ही मिलेगी, लेकिन काम आपको एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, लाइटिंग आर्टिस्ट, रिगिंग आर्टिस्ट और हो सकता है एक एनिमेटर की तरह से भी करना पड़ जाए। और सोचिए लगभग 8 से 9 घंटों की थका देने वाली जॉब के बीच जब इतनी कम सैलरी मिलेगी तो एक आर्टिस्ट अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे सपोर्ट कर पाएगा। और यही वो सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से पैसों के आगे पैशन की रियल वैल्यू पता चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर एक आर्टिस्ट के लिए जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ लगभग हर एक आर्टिस्ट के लिए हर तरह की जॉब्स हैं, लेकिन उन जॉब्स को पाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का आर्टिस्ट और एक पावरफुल लर्नर होने की बहुत जरूरत है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा तो होगा ही ना, अब कोई भी कंपनी एक कम स्किल वाले आर्टिस्ट को थोड़ी हायर करेगी। वेल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। बेशक अगर एक कंपनी हाई पेइंग सैलरी ऑफर कर रही है तो उसको आर्टिस्ट भी तो टॉप लेवल के चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम तब आ जाती है जब परफेक्टली स्किल्ड होते हुए भी एक आर्टिस्ट को लो टियर जॉब ऑफर की जाती है, एक जॉब जिसके अंदर उसकी स्किल्स का तो पूरा यूज किया जाता है लेकिन उसे रिटर्न्स कुछ नहीं मिलते। और ऐसे में एक कॉमन टैलेंटेड आर्टिस्ट के सामने सिर्फ 3 ही रास्ते आते हैं। पहला रास्ता ये कि या तो वो अपनी करियर लाइन बदल ले, दूसरा ये कि वो कई सारे पैसे लगाकर कुछ खुद का ही शुरू करे और इंडस्ट्री के अंदर एक चेंज लेकर आए, और तीसरा रास्ता ये कि किसी दूसरे देश में जाकर एक हाई पेइंग जॉब्स के साथ एक क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस के साथ काम करे। अब आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं ये पता लगाने के लिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन टैलेंटेड आर्टिस्ट किस रास्ते को चुनता है। जी हाँ, इसका जवाब है तीसरा रास्ता, जहाँ अपने पैशन के साथ पैसों की भी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये ब्रेन ड्रेन और इंडियन आर्टिस्ट की जो करंट रियलिटी है क्या ये कभी बदलेगी? मैं ये बात पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता बिकॉज आई एम नॉट सम काइंड ऑफ अ प्रेडिक्टर और एन एक्सपर्ट, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि बदलाव तो आ रहा है। हमारी क्रिएटिव इंडियन इंडस्ट्री का कुछ पार्ट आउटसोर्सिंग बिजनेस से हटकर प्रोडक्शन की तरफ जाने लगा है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रोडक्शन के अंदर आउटसोर्सिंग के मुकाबले भले ही रिस्क काफी ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रीडम, रिकॉग्निशन एंड रिटर्न्स है उनके सामने आउटसोर्सिंग कहीं भी स्टैंड नहीं करता। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जब तक इंडिया में क्रिएटिव एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा तब तक ऐसे ही टैलेंटेड आर्टिस्ट इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ फ्रीडम, रिकॉग्निशन और पैसे तीनों हमारे यहाँ से ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा, इसीलिए मुझे इस वीडियो को लेकर और इसमें बताए कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी जो भी राय है उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखिए, वैसे तो मैं नॉर्मली ये सब बातें नहीं बोलता, लेकिन हिडन कैलिबर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2000 फॉलोवर कंप्लीट होने में बस कुछ ही लोग बचे हैं। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी अपना सपोर्ट दिखाकर हिडन कैलिबर के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका दिल करे तो हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच टू यू ऑल एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।